तार साहब, आज अमरीकी सदर ने कहा है कि जनाब 5 जेट्स इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में गिरे, जिसमें उन्होंने नाम नहीं लगाया कि पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए हैं या इंडिया ने पाकिस्तान के गिराए हैं, लेकिन सब बंदों को पता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए हैं। आज बल्कि इंडिया के अंदर इसके ऊपर काफी बहस जो है वो हो रही है। चीमा साहब, इन जहाजों का देखा जाए तो सारी दुनिया ने सैटेलाइट से देखा है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। जिस तरह भी हो, कोई नहीं डिनाई करना चाहिए। बिहार का इलेक्शन है, आरएसएस का 100 साला जो तकरीबात आ रही हैं, सारी पॉलिटिकल गेम है चीमा साहब। इसमें इज नथिंग टू डू विद किसने क्या गिराया है, क्या किया है। लेकिन जो अफसोस वाली बात मैं करना चाहूंगा चीमा साहब इस सारे सिलसिले में, एक तो चलें ठीक है, वो लश्कर तैयबा और जो आपने उनकी बात की रेजिस्टेंस वालों की, उस पर अल्टीमेटली जितना प्रेशर था, क्योंकि रुक चुकी थी, फॉरेन पॉलिसी रुक गई थी। फॉरेन पॉलिसी आज भी रुकी पड़ी है भारत की। अफसोस वाली बात है, इतनी तरक्की की इन्होंने, इतनी प्रोपेगेंडा, खैर तरक्की तो कम की, प्रोपेगेंडा बहुत किया कि वी आर अमेरिका से आगे जा रहे हैं। 5वें नंबर पर इकॉनमी है, 4थे नंबर पे आ गई है, चंद्रयान पे चले गए हैं, सारा कुछ हो गया है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। तार साहब, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करनी है। एक तो आपको पता है कि अमेरिका ने रेजिस्टेंस फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि ये प्रॉक्सी है एलईटी की, लश्कर तैयबा की। तार साहब, आपको क्या लगता है कि ज़ाहिर बात है इसके पीछे इंडिया जो है वो काफ़ी एक्टिव था और वो काफ़ी देर से कह रहा था कि पाबंदी लगाई जाए। एक तो इस पे कमेंट कीजिए कि इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ है, क्या इंडिया चाहता है कि दोबारा लश्कर तैयबा को के जो केस है उसको ज़िंदा रखे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा तार साहब, आज अमरीकी सदर ने कहा है कि जनाब 5 जेट्स इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में गिरे, जिसमें उन्होंने नाम नहीं लगाया कि पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए हैं या इंडिया ने पाकिस्तान के गिराए हैं, लेकिन सब बंदों को पता है कि पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए हैं। आज बल्कि इंडिया के अंदर इसके ऊपर काफ़ी बहस जो है वो हो रही है। दूसरा, एक ईयू ने भी एक इंडिया की एक कंपनी के ऊपर सैंक्शन लगा दी है ऑयल के हवाले से। गुजरात की एक कंपनी है, वो कह रहे हैं कि आप जो तेल है उसको उस हिसाब से ख़रीदें जो हमने आपको बताया है। क्या कहेंगे तार साहब, ये पाबंदियों का सीज़न है। और आखिरी कमेंट जो ट्रंप साहब के वाले से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि ट्रंप जो पहले ये कह रहे थे कि हम ने जंग बंद कराई, इंडिया मान नहीं रहा था, तो अब वो थोड़ा और आगे आ गए हैं और वो कह रहे हैं 5 जहाज गिरे। अगली दफ़ा वो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए, तो मतलब गेम बिल्कुल ही बदल सकती है। गो के अब तो वो 5 जहाज़ों का वो खुद मान रहे हैं कि इस जंग के अंदर 5 जहाज गिरे। सर, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? चीमा साहब, इन जहाजों का देखा जाए तो सारी दुनिया ने सैटेलाइट से देखा है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। जिस तरह भी हो, कोई नहीं डिनाई करना चाहिए। बिहार का इलेक्शन है, आरएसएस का 100 साला जो तकरीबात आ रही हैं, सारी पॉलिटिकल गेम है चीमा साहब। इसमें इज नथिंग टू डू विद किसने क्या गिराया है, क्या किया है। लेकिन जो अफसोस वाली बात मैं करना चाहूंगा चीमा साहब इस सारे सिलसिले में, एक तो चलें ठीक है, वो लश्कर तैयबा और जो आपने उनकी बात की रेजिस्टेंस वालों की, उस पर अल्टीमेटली जितना प्रेशर था, क्योंकि रुक चुकी थी, फॉरेन पॉलिसी रुक गई थी। फॉरेन पॉलिसी आज भी रुकी पड़ी है भारत की। अफसोस वाली बात है, इतनी तरक्की की इन्होंने, इतनी प्रोपेगेंडा, खैर तरक्की तो कम की, प्रोपेगेंडा बहुत किया कि वी आर अमेरिका से आगे जा रहे हैं। 5वें नंबर पर इकॉनमी है, 4थे नंबर पे आ गई है, चंद्रयान पे चले गए हैं, सारा कुछ हो गया है। लेकिन यहां पे आके मार खा गए हैं कि पाकिस्तान का मैं आपको याद कराना चीमा साहब, हमारे दोस्त इतने ज्यादा इसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे, पाकिस्तान का नाम नहीं लेते थे। कहते थे पाकिस्तान का नाम लेने से हमारी पोजीशन कमजोर हो जाती, हम छोटे हो जाते। आज उनकी फॉरेन पॉलिसी पहलगाम से आगे नहीं जा रही चीमा साहब। हर चीज रुक गई वहां आके। ऑपरेशन संधूर है, हर चीज रुक गई। इतना बड़ा कंट्री है कि हर चीज आके एक चीज पे रुक गई। उसके बाद दुनिया में बड़े बड़े वाकयात हुए चीमा साहब।
फ्लड को ही ले लें आप, दुनिया का इस वक्त हर कंट्री जो है वो फ्लड से सफर कर रहा है, लोग मर रहे हैं चीमा साहब। लेकिन आज भी देखें नफरतें 10 मई वाली उसी जगह कायम है। मैं मिसाल देना चाहूंगा, इतनी नफरत चीमा साहब की एक मूवी जो है, जो पहलगाम से पहले बनी थी चीमा साहब, उसको वहां चलने नहीं दिया गया चीमा साहब। देखा जाए तो नफरत इतनी है कि किसी से मैच नहीं खेलना, आज बांग्लादेश के पीछे पड़े हैं चीमा साहब, क्रिकेट के रुक जाते हैं आगे। इतनी नफरत, इतनी नफरत। हालांकि कहते हैं स्पोर्ट्समैन जो होता है उसके अंदर नफरत नहीं होती। स्पोर्ट्स बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर रिवाज है कि स्पोर्ट्स को नफरतों से साइड पे रखा जाता है। जर्मनी के अंदर हिटलर था चीमा साहब, उस वक्त भी ओलंपिक्स में, हालांकि यहां से अफ्रीकन अमेरिकन जाते रहे हैं और ज्यूज जाते रहे हैं, नफरत होती थी इतनी ज्यादा। आप ये देखें कि हिटलर ने, जिसने हॉलोकॉस्ट किया था, वहां पे ओलंपिक्स में ज्यूज आते रहे आगे, लेकिन पता नहीं यहां पे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नफरत में कर दी गई है, जो कि मेरा ख्याल है कि इनकी अपनी तरक्की के लिए बहुत खतरनाक होगा, इनके लिए अच्छा नहीं है। और बल्कि अब दुनिया देख रही है, ओवर कॉन्फिडेंस होना, बुली करना हर दुनिया को, डोनाल्ड ट्रंप को कहना कि तुम छोटे हो, हम तुमसे बड़े हैं, 56 इंच की छाती है, 58 इंच के शोल्डर हैं, और ये इतना इस चीज को करना, इट इज हर्टिंग नाउ बैडली। कि आप रीजन में देख लें, मैं हमेशा यही फार्मूला पाकिस्तान के हवाले से कहता था चीमा साहब कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक अपने नेबर्स के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेगा, ट्रेड नहीं उनके साथ करेगा। आज वही फार्मूला इन पे फिट करके देख लें आप। ये सारे फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट, ये सारे रस्तू जो इकट्ठे हैं उस कंट्री के अंदर, चीमा साहब आप देख लें उनके हालात क्या है। आज जो अमेरिका, जिसके ऊपर ये कहते थे अमेरिका हमसे पूछ के चलता है, अमेरिका वाकई इनसे पूछ के चलने वाली तो हालात नहीं थे। यहां मैग्निफिसेंट 7 देखें, उनमें से 5 तो सीओ भारतीय निजात के हैं, लेकिन वो सारा कुछ कहां गया है? उस गुब्बारे में से हवा निकल गई है। इनको समझ ही नहीं आ रही अब कि हमने करना क्या। सबसे बड़ी विक्ट्री यही है जो आपने अभी कहा है कि अमेरिका ने, अल्टीमेटली अमेरिका ने भी क्वाड में, जो क्वाड की खैर कोई उसकी इंपॉर्टेंस तो अब रही नहीं है चीमा साहब, जो पहले कहते थे कि सारा कुछ, अब क्वाड में मुझे अभी तक ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप विल गो टू द क्वाड मीटिंग। मुझे नहीं लग रहा कि डोनाल्ड ट्रंप विल गो टू द क्वाड्स मीटिंग। क्वाड इज टू स्मॉल फॉर यूएस और फॉर डोनाल्ड ट्रंप एट द मोमेंट, जो सीधा फोन उठा के चीमा साहब सुबह शाम बातें कर लेता है पुतिन से और प्रेसिडेंट शी से, उसको क्वाड के 4 कंट्रीज के साथ क्या फर्क पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया जापान का दुनिया के अंदर देखा जाए तो क्या उनका कोई अमल दखल है फॉरेन पॉलिसी में? उनके पास है क्या? अपने आप को डिफेंड करने की तो सलाहियत ही नहीं रखते अगर आज कुछ हो जाए उनके साथ। तो चीमा साहब, लेकिन ये समझता हूं विक्ट्री है फॉरेन पॉलिसी की कि चले कुछ ना कुछ उन्होंने दिया है, जोर बड़ा लगाया गया था। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस फ्रंट और एलईटी को, रेजिस्टेंस फ्रंट के ऊपर जो सैंक्शंस हैं, अगर यही स्टैंडर्ड है इतने बड़े कंट्री की, चौथी बड़ी इकानमी की, तो फिर वो जिम्मे कहते सुलह कर लो चंगा, अगर ये हालात है। तो चीमा साहब दर हकीकत मेरे ख्याल में ओवर कॉन्फिडेंट होना, बुली करना और अपना हर चीज अपनी टर्म्स पे हासिल करना, हर चीज अपनी टर्म्स पे चलाना, मेरे ख्याल में दुनिया अभी तक इतनी ना तो भारत में समझता हूं इस लेवल पर पहुंच पाया है अभी भी। चीमा साहब अगर देखा जाए नंबर, वहां पे नंबर फेक होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक्सट्रीम पर चीमा साहब, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सट्रीम पे स्पेशली यूथ के अंदर, और खासकर अमेरिका के हालात अगर देखा जाए तो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप का जो सबसे बड़ा इनका जो मैं समझता हूं सेटबैक था कि जो वो पहली फ्लाइट यहां से डिपोर्ट करके चेन्स के अंदर डाल के लोगों को उतारा गया था अमृतसर, उससे पता चल जाना चाहिए था कि अमेरिका के साथ फ्यूचर के अंदर आपके रिलेशनशिप उनके साथ क्या होंगे। अभी भी 7.5 लाख इलीगल इंडियन यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने जाना ही जाना है वापस चीमा साहब उन्होंने। और उसमें सबसे बड़ी बात यह, कल मैं किसी जगह सुन रहा था, उनमें मेजॉरिटी लोग कहां से, पंजाब से, हरियाणा और गुजरात से। अगर इकॉनमी इतनी अच्छी है चीमा साहब तो 7.5 लाख इलीगल यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वापस चले जाए, वापस चले जाए।
तो लेकिन ये कि चीमा साहब दर हकीकत इस वक्त नई ग्रुपिंग शुरू हो चुकी है। शुरू क्या हो चुकी दुनिया इस वक्त, मैंने बताया था कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिस्टम्स क्रिएट किए गए थे, एक तो आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल अपनी इंपॉर्टेंस खोते गए, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस, इंक्लूडिंग नेटो और इंक्लूडिंग क्वाड। तो भी कल की बात है, इनको कौन जानता है चीमा साहब। अब तो ब्रिक्स के पीछे पड़ चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आइदर या तो नया कुछ सिस्टम देंगे दुनिया को, या फिर योल्टा 2 होगा, और या फिर ये सारी, और अगर योल्टा 2 होता है तो ये दुनिया की जिस तरह के छोटे छोटे पहली ग्रुपिंग थी वो सारी खराब हो जाएगी, जगह खत्म हो जाएगी। क्योंकि उसकी वजह ये है, देखिए मैं कल परसों किसी से फॉरेन पॉलिसी डिस्कस कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमेशा कहते थे कि अगर मैं सदर होता बाबे बाइडेन की जगह पे रशिया चाइना अलायंस नहीं होने देना था मैंने। वो ठीक कहते थे, लेकिन जब वो व्हाइट हाउस में आए उन्होंने सबसे पहले अपनी कोशिश यही की थी उस अलायंस को तोड़ने की, लेकिन वो अलायंस टूट नहीं रहा। अब प्लान बी पे आएंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो वो प्लान बी जो है वो योल्टा 2 है कि पहले तोड़ने की कोशिश की, ये नहीं टूटे अगर वो, तो फिर अपने अपने रीजन डिवाइड किए जाएंगे और आगे मजीद चलने की कोशिश की जाएगी। ये एक स्पेकुलेशन है मेरी मैं ये समझ रहा हूं, इसके बगैर अमेरिका के पास क्या चॉइस है, कोई चॉइस नहीं। और रस्ते में हिकअप्स आ रही हैं। रस्ते में हिकअप्स क्या है चीमा साहब? सबसे बड़ी हिकअप इस वक्त जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का, ये देखने वाली बात, पहला दौरा जो था 3 मुमालिक का था, सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई का, और उन तीनों मुल्कों का वो जो ट्रिलियंस डॉलर्स वहां पे लेके आए हैं, उसमें स्टॉपेज क्या है? वो गाजा की जंग है इस वक्त, फलस्तीन की जंग है। वो आगे किस तरह बढ़ेंगे? सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो दुनिया का, मैं समझता हूं अमेरिका का सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का इशू है, वो यूक्रेन जंग है और उसके बाद गाजा का सिचुएशन है। और आपने देखा है कि अभी तक उनका दोनों का कुछ नहीं बन पाया। डोनाल्ड ट्रंप साहब यूक्रेन के हवाले से फ्रस्ट्रेटेड हैं, इजराइल के हवाले से भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, गाजा के हवाले से फ्रस्ट्रेटेड हैं। जिस अबू शरा को, जिसको इन्होंने उसके ऊपर सर से कीमत हटा के उसको गले लगाया, आज भी वो सूट टाई पहन के फिर रहा है, उसके ऊपर इजराइल ने परसों अगले दिन अटैक किया है। हर चीज फिर दोबारा जेपरडाइज हो चुकी है। बल्कि मैं इजराइल के कई न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, वहां भी ये आवाजें निकल रही हैं कि जो उसमें आर्बिट्रेटर थे, जो उसमें जिस तरह इजिप्ट है, कतर है, वो फ्रस्ट्रेटेड है। और नेतन्याहू जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात नहीं सुन रहे बिल्कुल। इन्होंने मिन्नतें तरले की हैं अगले दिन अबू शरा की और सब की कि तुम रिटेलिएट ना करना, वरना वो क्योंकि गोलान हाइट्स के ऊपर वो जो एक माइनॉरिटी है, 7 लाख लोग वो मौजूद, 7 लाख। चीमा साहब वो 7 लाख लोग किधर जाएंगे? गाजा के मुसलमानों को तो मार लिया ना ज्यूज ने, काफी कोशिश की उन्होंने, इजराइल ने उनको खत्म करने की, मारने की, लेकिन वो 7 लाख भी मारने पड़ेंगे, वरना फिर वो पता नहीं फिर उनका क्या प्लान है उनके बारे में। वो जो सीरिया और इजराइल के दरमियान गोलान हाइट्स के अंदर जो अगले दिन सुना तो है, वो ट्राइबल उनका आपस में था, 2 ट्राइब्स आपस में लड़े हैं, एक बद्दू ट्राइब है और दूसरा वो माइनॉरिटी है, उनका आपस में झगड़ा हुआ है। उसमें अबू शरा ने जाके उनको कहा है कि आप अपनी सिक्योरिटी खुद रख लें, क्योंकि दे हैड इश्यूज विद द सीरियन ट्रूप्स, क्योंकि सीरियन ट्रूप्स के अंदर अभी तक नुसरा ग्रुप के लोग जो के थे अबू शरा के, तो उनको एतराज था उनके ऊपर। कई इस वक्त आ रही हैं वीडियोस, उनकी दाढ़ियां काट रहे हैं वो, क्योंकि अल्टीमेटली उसके अबू शरा के जो सपोर्टर थे सारे, दे आर बैटल हार्डन पीपल, और सुन्नी मसलक से है वो चीमा साहब। बल्कि मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, मैं आई वाज सरप्राइज, लेबनान का सेटअप अगले दिन देख रहा था मैं कि किस तरीके से वहां पे 3 या मुख्तलिफ जो सेक्ट हैं वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। चीमा साहब लेबनान के अंदर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो उनका प्रेसिडेंट होगा, ही हैज टू बी फ्रॉम द शिया होगा उनका जो है, और उसके बाद उनका जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो होगा, नहीं, उनका स्पीकर होगा असेंबली का शिया और उनका प्राइम मिनिस्टर होगा सुन्नी ऑल द टाइम। और इस तरह उन्होंने आपस में चीजें डिवाइड की हैं और किस तरीके से उन्होंने दे हैव इन्वेंटेड द वेज टू वर्क टुगेदर। लेकिन देखें ये मसाइल, और इनमें चीमा साहब आपका रीजन जो है, आपके रीजन में जो सबसे बड़ी मैंने आपको कहा था चीमा साहब कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है, आपके वहां पे लीडरशिप मौजूद नहीं है। 2 चीजें हुई हैं जो आपकी पॉजिटिव आई हैं।
एक तो पहली दफा आपकी इकॉनमी बड़े अरसे के बाद, कल मैं देख रहा था कि आपका इस वक्त सरप्लस जा रहा है, जो आपका कैश फ्लो वगैरह जो है चीजें। और दूसरा जो सबसे बड़ी जो मैं बताना चाहूंगा कि आपके 3 त्यारे जो इंग्लैंड गए थे वो एयर शो के अंदर, उन दो को, उनमें से 2 जो है उनको अवार्ड मिला है। और चीमा साहब जो अवार्ड मिला है खासकर, उसमें अवार्ड आपके J-17 को मिला है, जो 7000 किलोमीटर उड़ के बगैर फ्यूलिंग के पाकिस्तान से उस शो में गया है। अमेजिंग अचीवमेंट मैं समझता हूँ चीमा साहब आपकी। और दूसरा आपको जो अवार्ड वहां से मिला है चीमा साहब, वो आपको मिला है आपके C-130 को। 3 आपने भेजे थे और 2 तैयारों को वहां से अवार्ड मिला है। और हमारे पड़ोसी मुल्क को, अफसोस के साथ मैं कहता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो खैर अब मैंने जिस तरह कहा था कि मैं आई केम टू द कंक्लूजन के इट इज, जितनी नफरतें हैं चीमा साहब, कि अगर ड्रामे भी एक दूसरे पे देखने पे पाबंदियां हों, अगर आप मैं बल्कि मैं बताना चाहूंगा कि वहां से कोई आर्टिस्ट अगर आके, यहां तक नफरत है अमेरिका में आके अगर कोई भारत का फनकार सिंगर किसी पाकिस्तानी प्रमोटर के साथ काम करें तो भारत में उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। इतनी नफरत है। डॉक्टर साहब क्या हल है इसका? ये तो चलो ये चीज तो हो गई, इंडिया समझता है कि हमारे पास पैसा ज्यादा है, हम पाकिस्तानी फिल्मों को क्यों दें, एक्टर्स को क्यों दें, ये सारी की सारी सब जो वो इंडिया की जो मोनोपोली है इस खित्ते के अंदर वो मेंटेन करना चाहते हैं। तो ये क्यों मोदी साहब को चाहिए ना कि वो एक बड़े लीडर बने इस खित्ते में, उनका बड़ा नाम है, उन्होंने तीसरी दफा साहब दर हकीकत देखिए सिंपल, आप डॉक्टर साहब कहा करते थे कि मोदी साहब लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल लेगेसी छोड़ेंगे वो, बल्कि उनके स्टैचूज बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं, उनके स्टैचूज लगेंगे वहां, इसमें कोई शक नहीं। ये नेशनलिस्ट लीडर है, उन्होंने वो नेशनलिज्म को आगे लेकर आए हैं, उन्होंने सेकुलरिज्म को बिल्कुल खत्म कर दिया है। उन्होंने, उनका एक सिंपल फार्मूला था उनका चीमा साहब, कोई जेट साइंटिस्ट होने की जरूरत ही नहीं। उन्होंने फार्मूला उनका ये था कि मेजॉरिटी में से मैंने मेजॉरिटी के वोट लेने। मेजॉरिटी पॉपुलेशन मजहब कौन सा है? हिंदुइज्म है। उन्होंने कहा हिंदुओं में से मैं अगर मेजॉरिटी हिंदुओं के वोट ले लूं, मुझे इन माइनॉरिटी के टूटे फूटे सिख, ये मुसलमान, ये क्रिश्चियन, इनको, बल्कि उन्होंने उनकी तो पॉलिसी ये है कि इनको मारो और मेजॉरिटी हिंदुओं को खुश करो और वोट लो तो बल्ले बल्ले। और 2-4 फाइनेंसर जो ATM मशीनें साथ रखो, अंडानी अंबानी, दे डोंट केयर अबाउट इट। ये सिंपल फार्मूला उनका, और काम कर रहा है फार्मूला। जो चैनल बोले उसको खरीद लो और आप देख ले। मैं तो सारी फैब्रिक देखता रहता हूँ, हर बड़ी पोजीशन वो अपने गुजराती को लेकर आते हैं साथ, अपने सारे अपने बंदे रखो और चलाओ। जज बोले वो भी फारग, अगर मीडिया बोले वो भी फारग। तो ये हाइब्रिड सिस्टम है चीमा साहब ये। बल्कि कल मैं वॉशिंगटन DC में बैठा, मुझे किसी ने पूछा पाकिस्तान का सिस्टम क्या है, मैंने कहा हाइब्रिड सिस्टम। और जो मैंने, बल्कि जो मेरे साथ बैठे थे, दे वर वेरी गुड वकील थे उस आरडीएस ग्रुप के साथ। मैंने कहा तुम्हारी जमहूरियत का फार्मूला हर जगह नहीं चल सकता। उसकी वजह यह है लोगों के, कौमों के मिजाज डिफरेंट हैं, उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड अलग है, ट्राइबल फैब्रिक है वहां पे। और मेरे ख्याल में भारत में अगर ये फार्मूला काम कर रहा है डिक्टेटर टाइप, हाँ, इसमें दे शुड एंजॉय, बट डोंट क्लेम इट कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट। व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? लेकिन डॉक्टर साहब वो वोट तो कराते हैं ना, वोट तो मतलब पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, कौन वोट नहीं हो रहे पाकिस्तान में? लेकिन वोट डालते कहाँ है, जाते कहाँ है? नहीं, इंडिया में तो ये ऑपोजिशन ये क्लेम, वहां पे इश्यूज है, वहां पे आप बोल के दिखाएं, जरा आप बोल के दिखाएं। मैंने आपको कहा था नहीं, अगर टीवी चैनल भी अपने हो आपके सारे मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहे हो, और दूसरी उसके बाद मुझे एक छोटा सा सिंपल, आज मैंने अगले दिन बल्कि बड़े पढ़े लिखे अपने दोस्तों से पूछा, एक सिंपल जवाब दे दें मुझे। अब मैंने अगले दिन ये क्वेश्चन किया था फौजिया कुरैशी, कर्नल फौजिया कुरैशी, जिसको सामने आपने इन्होंने स्टेज पे ला के रखा था, उसको रिजाइन नहीं देना चाहिए था जब उसको कहा गया था ये दहशतगर्द की बहन है ये? फौज ने उसको डिस्प्ले किया एज ए सिंबल, इंडिविजुअल कहते हैं क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मेरी बात, मुझे यही उस बंदे ने भी जवाब दिया था। चीमा साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा, जिस बंदे ने ये लफ्ज कहे थे आज तक उसकी पार्टी ने उसको कंडेम किया, उसकी पार्टी को कहा गया कि तुम माफी मांगो, तुम स्टेप डाउन हो जाओ, तुमने ये लफ्ज क्यों कहे? ये 25 करोड़, मैं बल्कि चीमा साहब एक और कहता हूं बात, बिल्कुल सिस्टम काम कर रहा है, कर रहा है वहां पे, जब तक इनके हाथ में डंडा है काम करेगा।
आप मीडिया पे किसी को बोलने ना दें, आप करण ठापर के ऊपर FIR कर दें, आप चलेगा, सिस्टम चला रहे हैं आप जिस तरह चलेगा। जजों को, जज भी मर्जी के, मीडिया भी मर्जी का, पुलिस भी मर्जी की, ATM मशीनें मर्जी की, ठीक है, सिस्टम चलेगा। लेकिन लोग बाहर बैठ के ये कहेंगे ये हाइब्रिड सिस्टम है। आगे मैं बताता हूं। आपकी ये पॉलिसी है कि आपने मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं, ठीक है। आपने सिखों मुसलमानों को मार मार के इनके ऊपर, आपने इनके साथ एक पॉपुलेशन को खुश करके आपने उस वहां पे रूल करना है, ठीक है। वेरी वेरी गुड पॉलिसी, जब तक काम करेगी। लेकिन मुझे ये बताएं, देखें होता क्या है जी साहब। आज आप उनको, आपने बाबरी मस्जिद गिरा लेंगे, ठीक है, आप सारा कुछ करते जाए, 3 तलाकें कर दी, वक्फ बोर्ड आपने उड़ा दिया, सिटीजनशिप उड़ा दी, बॉम्बे में इजाने नहीं दे सकते, करते जाएंगे ना, फिर डिमांड बढ़ती जाएगी। वो जो ग्रुप जिसको आप खुश कर रहे हैं ना, वो मजीद, और डोपामिन जितना होता है ना, वो लेवल बढ़ाना पड़ता है। ये निकोटीन होती है, इसकी खुराक बढ़ानी पड़ती है। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो लोग खुश नहीं होंगे, फिर वो आपको वोट नहीं देंगे। लेकिन आप जब उनकी खुराक बढ़ाते जाएंगे, 25 करोड़ लोगों को जब आप सांस नहीं लेने देंगे, क्या होगा? मैंने आपके सामने बैठ के कहा था, मुझे आपने कहा था वो क्या नाम है हमारे जो बॉम्बे में एक्टर हैं जिन्होंने कहा था मैं जहन्नम में चला जाऊंगा, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहूंगा। जावेद अख्तर के पास क्या चॉइस है? वो ये लफ्ज नहीं बोलेगा तो बॉम्बे घुसने देगा उसे कोई? उसकी प्रॉपर्टी है वहां पे, बड़ा अमीर आदमी है, उसकी गुंजाइश है उस कंट्री के अंदर। जिस कंट्री के अंदर मूवी नहीं चला सकते, बैन है, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना बैन है, जिस जहां कोई एक्टर पाकिस्तान के किसी प्रमोटर से काम करे पाबंदी लग जाती है उस पर। चीमा वहां पे जावेद अख्तर को घुसने देगा कोई? आगे मैं बात बता, चीमा साहब मैं मुसलसल कहता हूं, इस नफरत का, इस आग का जो आप आग लगा के हाथ सेक रहे हैं अभी, इसका फ्यूचर खतरनाक है। भारत के अंदर पाकिस्तान बनाना चाहते हो आप? जब उनको इतना तंग कर लोगे, मार मार के मस्जिदें सारी बंद कर दो, मंदिर बना दो, ठीक है। चीमा साहब मैंने कहा था, मैं दोस्तों से कहता हूं, तुमने घर वापसी की मूवमेंट शुरू कराई कि इनको हिंदू बना लें, बनाओ, मैं कहता हूं बनाओ, उनको को आ जाओ, वो बेचारे उनके पास बन जाएंगे, हो सकता है 25 करोड़ में से 2 लाख 5 लाख बन जाएंगे। इनको मारते हो, लिंचिंग करते हो, वो भी मारो, कितने मार लोगे? 2 लाख 5 लाख, 25 करोड़ है यार, क्या करोगे इनका? कितने मारोगे, कितने कन्वर्ट करोगे? ये इशू है चीमा साहब, इसका हल ये नहीं है। पाकिस्तान, अच्छा फिर उस अगले दिन जिस बंदे ने मेरे साथ डिबेट की चीमा साहब, उसने कहा भी तुमने भी तो वहां से हिंदू निकाल दिए। मैंने कहा बिल्कुल निकाल दिए, मैं तो खिलाफ हूं हालांकि इस चीज के, नहीं जाना चाहिए था उनको। लेकिन देखे ना, 95-97% मुसलमान थे, चंद गिनती के हिंदू थे, वो कुछ उधर चले गए, उधर चले गए, इधर चले, गुजारा हो रहा है ना, थोड़ी तादाद थी, चले गए। 25 करोड़ का क्या करोगे भाई? तुम भी ठीक है, ये फार्मूला आजमाओ, निकालो उनको वहां से, मारो, कन्वर्ट करो, मारो उनको, मैं कहता हूं करो, कितने कर लोगे? ये सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है चीमा साहब। कोई वर्केबल कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन उसका निकालो चीमा साहब। मैं ये नहीं कहता कि तुम ना करो, करो जो कर रहे हो। देखो ना, घर वापसी बना ली मूवमेंट है, लव जिहाद तक तो किया आपने, कर रहे हो ना, लव जिहाद एक मूवमेंट है, करो। मैं कहता हूं मारो इनको, कन्वर्ट करो, इनके घर, इनके सब तोड़े, 1400 लोगों के घर पिछले दिनों तोड़े गए, तोड़ो इनको, मैं कहता हूं करो। लेकिन दिस विल हार्ट यू, दिस विल हार्ट यू। उसकी वजह ये होती है चीमा साहब, बुराई का जवाब बुराई से आता है पूरी सोसाइटी के अंदर। ये कभी ना सोचें आप कि आप एक ज्यादती करके तो आप घर जाके सो जाएंगे और उसका रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन होता है उसका चीमा साहब, आज नहीं होगा कल होगा। मेजॉरिटी हर जगह, पाकिस्तान में भी तो ऐसे ही करते हैं, ये भी मुसलमान है, मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट तो पाकिस्तान में भी लिए जाते हैं। पाकिस्तान नहीं चीमा साहब, माइनॉरिटीज को भी दबाया जाता है, तो क्या फर्क है? नहीं चीमा साहब, आई एम सो सॉरी, मैं पाकिस्तान के, हाँ, 2 चीजें ये कहूंगा, फिर आप भारत और पाकिस्तान के वोटिंग को कंपेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर वोटिंग मैं तो बिलीव नहीं करता, इलेक्शन आज तक फेयर हुए ही नहीं। आप देखें ना, फॉर्म 45-47 क्या है, 2018 के इलेक्शन क्या थे। और तीसरी बात यह है कि आपके हालात जो हैं, हाँ, मैं एक बात बड़ा खुश हूं चीमा साहब, मैं हमेशा ये कहता था, मेरी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में मोदी साहब जैसा कोई लीडर आए जो कहे कि अब आपकी क्या ओपिनियन है? हाँ, रेडिकल का जवाब हो। अब मैं वो मिल गया पाकिस्तान को। हाफिज आसिम मुनीर इज द पर्सन। दूसरी तरफ पे हिंदुत्वा है, इस तरफ पे गज़वा हिंद है, दोनों अब टक्कर के लोग हैं। दिस इज व्हाट आई वाज वांटेड।
तो उसमें चीमा साहब दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। अर्ज इसमें ये करने वाली है, बिल्कुल ठीक हो गया ये। पहले ना यहाँ पे जो लोग थे वो लंदन बेस्ड थे ना, बासी थे, वो उधर से धमकी आती थी, उधर से कोई शुरली पटाखा आता था, वो कह देते थे हमारे तो टैंकों को जंग लग चुके हैं, वो कहते थे हमारे पास डीजल नहीं जंग करने की। इस दफा यहाँ पे अब जो बात ये है, वो कहते हैं आर या पार, आर या पार, या इधर या उधर। कभी आई विश जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के साथ जनरल आसम मुनीर फील्ड मार्शल की जो डायलॉग था वो कभी पब्लिक हो सके, लोगों की नींदें उड़ जाएंगी चीमा साहब। और तीसरी बात ये मैं बताना चाहूंगा, जंगें पटाखों से नहीं होती, जंगें जज्बों से होती है। आप ही के एक पड़ोसी कंट्री ने खोतियां बह के जंगा, अगले ने सुपर पावर सेटिंग होते चीमा साहब, अगलों ने रशिया उड़ा के रख दिया खोतियां थे, अगलों ने अमेरिका को गोडियां पार करके सटिया खोतियां थे। मोटरसाइकिल फिरते ने यामे 100 थे, यामे 100 फिरते जंगा हथियारा नाल नहीं होती, जज्बियां नाल होती है। और वो जज्बा आज पाकिस्तान में, यू आर लकी, आज आप आजाद बैठो, तुम्हारे हाथ से निकलने, तुम्हारे कच्चा हथियार भी है तार साहब, जज्बा भी है, दोनों चीजें। चीमा साहब आज तुम्हारे हाथ से निकलते कच्चा थल्लों बैठे हो ना, ਅੱਜ बैठे हो हाथ से निकल जाए। 10 मई ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੈਂਸਰ ਗੁਜਰਾਲੇ ਸ਼ਿਪ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਿਪ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਨੇਵੀ ਨੇ ਅਟੈਕ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਅੱਜ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਲੀਜ਼ਡ ਕਿ ਦਾ ਮੋਦੀ ਟੂ ਹੈਜ਼ ਬੋਰਨ ਇਨ ਪਾਕਿस्तान। तो मोदी टू है चीमा साहब, उधर भी वो भी कहते, वो भी बार बार उधर से क्या सवाल आता है, घर में घुस के मारेंगे तो गलती करेंगे मोदी साहब। वो आज मैं पढ़ रहा था कि आप वो जो मसूद अजहर है उसको ढूंढ रहे हैं कि वो चित्राल में है, वो इधर है उधर है, तो वो गलती करेंगे तार साहब फिर? कभी चीमा साहब करेंगे तो गलती का जवाब चला जाएगा। ये अब वो कहते ना, वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, वो दिन गए भाई, अब वो दिन गए। अब इस साइड पे चीमा साहब, हाफिज आसम मुनीर साहब अपनी स्पीच में एक आयत कुरान का हवाला शुरू में देते हैं, 2-4 दरमियान में देते हैं और 3 पीछे आखिर में बंद करने में देते हैं। चीमा साहब वो कहते हैं मैं मरूंगा, मैं यहां से पीछे नहीं हटूंगा, मरूंगा। दुनिया में सबसे बड़ा चीमा साहब आज तो दसांगा, दुनिया में सबसे बड़ा खौफ मौत का होता है, मरने का। जब वो मौत ही खत्म कर दे, जब बंदा के मन चाके को नहीं छाती तो मारवाओ, चीमा साहब ओदा की कर लोगे भी, ओदा कुछ कर सकते हो। दूसरी बात है चीमा साहब, इस वक्त लीडरशिप है, लीडरशिप से मुराद ये होता है हमारी करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या करेंगे जब ऊपर वाला बैठा है, उत्ते बैठा है जिसे बटन ने सारे, वो कहता है मैं मार जाऊंगा या मर जाऊंगा मैं। तो ट्रम्प ने फिर तार साहब वो बात तो फिर वो सही होगी कि जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हमें अमेरिकन ने ये कहा पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, इस बात पे इंडिया एग्री हो गया डायलॉग करने के लिए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान गलत बात। ये बच्चों को हमें बिहार के इलेक्शन की वजह से स्टेटमेंट दे रहे हैं चीमा साहब, सैटेलाइट में इनकी इतला के लिए अर्ज है। अभी भी वहां पे तो बच्चे खैर उनको जिस तरह आपके यहाँ पे ये लोग बच्चों को गर्म रखने के लिए रोजाना कोई नई शुरली दिखाते हैं, उधर भी तो बिहार के इलेक्शन की बड़ी मूवमेंट चल रही है। चीमा साहब दर हकीकत इनकी इतला के लिए अर्ज है, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसको डेली सिक्योरिटी ब्रीफिंग होती है CIA की, FBI की, और प्रेसिडेंट ने जो 5 हथियारों का जिक्र किया है चीमा साहब वो, लेकिन उनको तो पता है चीमा साहब, अब माने ना माने तो वो क्या है। और उनके तो अगले दिन किसी ने स्टेटमेंट दी, हमारा शीशा भी नहीं टूटा, डोवल साहब ने। हाँ, क्या शीशा भी नहीं टूटे, केड़ी गल है शीशा टूटना, कुछ वही कहते क्या हुआ है, कहते 10 मई को क्या हुआ है यहाँ पे, कुछ लोग इधर घूम फिर रहे थे, क्या हुआ है यहाँ पे। चीमा साहब ये किस तरह यार आप इतनी आबादी को बेवकूफ बना रहे हो। और दूसरी एक बात है, चलें छोड़ो, मैं चीमा साहब मैं ये कहता हूं इससे आगे चलो, दुनिया में और मसाइल भी मौजूद है, इससे आगे चलो। खुदा का नाम है अपनी फॉरेन पॉलिसी को पाकिस्तान को छोड़ के बड़ी करो, इसको बड़ी करो। बांग्लादेश के हालात के बारे में सोचो जो वहां पे हो रहा है, नेपाल के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करो, उन्होंने अपना नक्शा चेंज करके तुम्हारे एरिया को कवर कर लिया। तुम म्यांमार के ऊपर मिसाइल अब चला के क्रेडिट लेना चाहते हो, ड्रोन उड़ा के, तो जो अपने नेबर्स पे दो। ईरान के साथ आपके हालात किस तरह जा रहे हैं, चाह बहार की फिक्र करो यार। चीमा साहब चाह बहार की फिक्र करो, ईरान आपके साथ नहीं खड़ा। आपने इजराइल से चंद ड्रोन लेने के लिए या डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ईरान के साथ, ईरान के रिलेशनशिप को आपने बस के नीचे फेंक दिया। ये अच्छे डिसीजन था ये, चले। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत के अंदर, अब मैं
देखिए दो चीजें चीमा साहब, पहले सोचा जा रहा था कि यूपी के जो हैं चीफ मिनिस्टर वो जानशीन होंगे मोदी साहब के, और यहाँ पे 100 साल आगे आरएसएस हुकूमत करेगी मजीद। ये एक क्वेश्चन मार्क है इस वक्त कि अब आगे क्या होगा, और ये परेशान है लोग इस वक्त। और दूसरा, क्या आदित्य योगी जैसे लोग भारत को लीड करने की सलाहियत रखते हैं? मैं तो बल्कि हैरान हूं कि वो जो उनके कपड़े पहनते हैं उन कपड़ों को पहन के आप व्हाइट हाउस में आएंगे, आप यूके जाएंगे, पार्लियामेंट में स्पीच देंगे, क्या चले? अगर दिस इज व्हाट द भारत वांट्स टू शो केस देम देयर लीडरशिप, दे शुड डू इट। आई डोंट हैव एनी इशू विद इट। लेकिन चीमा साहब देखिए दूसरी तरफ पे अगर देखा जाए आदित्य योगी का अगर रिलीजियस उनके बिलीव या रिलीजियस अपीयरेंस तो सारा देखा जाए तो अबू शरा भी जो था अलकायदा से था, दाढ़ी एडीडी सोदी भी और बड़ी भी दाढ़ी हो जाए, लेकिन चीमा साहब उसने भी सूट टाइप पहन लिया टू गिव अ सिग्नल टू द वर्ल्ड दैट यू नो आई एम विलिंग टू वर्क विद यू। लेकिन ठीक है, पसंद अपनी अपनी, नसीब अपने अपने। लेकिन चीमा साहब मैं आज भी अपने आइडियोलॉजी पे ये कायम हूं कि माओ के बच्चे ना मारो। मां का बच्चा चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, जब वो मरता है तो वो उसकी वो ना करो। जानवर किसी को भी ना मारो चीमा साहब, जानवर भी। और मैं आज भी चीमा साहब इस फ्रेम में भी बैठा हूं तो पीछे अर्थशास्त्र है, मेरे पीछे बुक पड़ी, और मैं एंड सिस्टर्स हैं मेरे सारे ये अर्थशास्त्र वाले, टेक्सला के अंदर जो यूनिवर्सिटियां थी। बल्कि मैं इस चीज को बिलीव करता हूं कि हिंदू धर्म इतना वर्केबल धर्म था ये कि लोगों ने, फॉरेन इन्वेडर्स ने इनकी नरमी का, इन चीजों का फायदा उठाया। और ये जो आप एग्रेशन हिंदुइज्म के अंदर लाके रोजाना चीखें मार मार के कहते हो हम खून देखना चाहते हैं, चीखें सुनना चाहते हैं, फलां का सर ला के मेरे पांव में फेंको, दिस कैनॉट बी अ रिलीजियस, दिस कैनॉट बी अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ हिंदुइज्म। जो भी मजहब, आज फिर एक आखिरी दफा इसको फिर एक दफा रिपीट करना चाहूंगा, जो भी मजहब इंक्लूडिंग इस्लाम अगर ये प्रीच कर रहा है यू नीड अ न्यू रिलीजन, यू नीड अ न्यू रिलीजन। दुनिया का कोई मजहब चीमा साहब, मैं गारंटी कर देता हूं, अगर वायलेंस सिखा रहा है देन इट मीन्स कि उसके पीछे आपका कोई पॉलिटिकल फायदा है, उसके मजहब का कुछ लेना देना नहीं। हाँ, मजहब को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में इस्लामिक टच देते हैं हमारे मुर्शद पाक, एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट मुर्शद और पीरनियां बन चुके हैं। दूसरी साइड पे भी यही है, पर योगी है तो जोगी है तो योगी होंगे। दूसरी साइड पे तो ये ड्रामा है, ड्रामा चला। चलो कोई नहीं, इट्स नथिंग टू डू विद इट। लोग बेवकूफ बन रहे हैं तो बनाओ भाई, मैं कहता खोल के बनाओ, की फर्क पड़ता। अगर चूरन बिक रहा है तो बेचो। और ये डेवलपिंग कंट्रीज का यही है ना। देखिए ना, पाकिस्तान के ऊपर सुई अड़ गई आगे। इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ी फॉरेन पॉलिसी बनाई गई, इतना बड़ा लीडरशिप बनाई गई, एक पूरा क्रिएट किया गया सिस्टम, मेड इन इंडिया, राइजिंग इंडिया, वो कितने गया? वो सुई अड़ गई पाकिस्तान पे आके। इससे आगे फॉरेन पॉलिसी रुक गई, स्टक हो गई। हर चीज के पीछे दुनिया के मिन्नतें तरले कर रहे हैं, सिर्फ इसे पहलगाम के ऊपर स्टेटमेंट दे दे। वो कह रहे हैं कि तार साहब, वो तो मैं सुन रहा था जयशंकर को, वो कह रहा है कि हमें एक दुनिया, द वर्ल्ड इज चेंजिंग देयर इंप्रेशंस अबाउट इंडिया, सो हमारी जो पोजीशन है वो बहुत बड़ी है, हम बड़ी दुनिया में रेलेवेंट हैं, हम पाकिस्तान पे स्टिक नहीं होना चाहते। और हमें वो साफियों को भी कहा कि सवाल पूछते हुए जरा थोड़ा सा केयरफुल रहा करें, अब हम एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड पावर हैं, पाकिस्तान हमारे सामने कुछ नहीं खड़ा होता। ये जयशंकर साहब ने रिसेंटली, कहने का क्या है, मतलब कहने को तो जो मर्जी कह दें, उनका बता दे के अपना ओपिनियन है। चीमा साहब, इस जंग के अंदर कितने कंट्री से साथ खड़े हैं? 150 योद्धी आया वहां पे ड्रोन चलाने के लिए, क्योंकि आप उनके क्लाइंट हैं, आप कस्टमर हैं उनके। वो कंट्री आपके साथ खड़ा था। अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है, आपने पूरी दुनिया के हर कंट्री के 3-3 चक्कर लगाए हैं, तो किधर गए सारे? आपने यहां से 35 बंदे भेजे मुख्तलिफ डायरेक्शनों में, किसी कंट्री ने आपकी बात सुनी? पहलगाम को किसी तरीके ने किसी ने रिकॉग्नाइज किया? यूनाइटेड नेशंस ने 8 मुख्तलिफ स्टेजेस पे, बल्कि उस पर आप तो ज्यादा हो चुके होंगे, तकरीबन 10 के करीब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इन्होंने मिन्नतें उनकी की हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट, वो किसी ने दी? कोलंबिया तक कंट्री जिसको रेलिवेंट ही नहीं है। भारत के अंदर किसी पूछा जाए वेयर इज कोलंबिया, पीपल हैव नो क्लू व्हाट वेयर द कोलंबिया इज।
उन्होंने भी इनके खिलाफ स्टेटमेंट दे दी। इनको चाहिए बंद कमरों में बैठ के ये सोचें कि यार व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद आवर फॉरेन पॉलिसी, हमसे गलतियां कहां हो रही हैं, क्या वजह है, लेकिन नहीं सोचेंगे वजह क्या है। चीमा साहब अगर रियलिटी पे आएंगे तो हो सकता है बिहार का इलेक्शन हार जाए, अगर रियलिटी पे आएंगे तो हो सकता है कुछ अच्छे फैसले करने पड़ जाएं, वो करना नहीं है। सैड, इट्स अ सैड पार्ट, इट्स अ सैड पार्ट। मैं जिस तरह चीमा साहब, मैं आज भी ये कहूंगा कि मैं इस चीज पे मैं बिल्कुल, लेकिन मेरी आई हैव फीलिंग्स फॉर इंडिया, नो क्वेश्चन अबाउट, मेरी फीलिंग्स हैं क्योंकि मेरी फैमिली मेंबर्स हैं वहां पे, मेरे इसमें कोई शक नहीं चीमा साहब। लेकिन ये है कि मैं कंक्लूड ये कर चुका हूं कि जितनी नफरत फैला दी गई है, जितना टाइम लगा है नफरत फैलाने में, अब उतना टाइम ही लगेगा उस नफरत को समेटने में, और मुझे नहीं लग रहा कि वो होगा। जो भारत की तरक्की का सीक्रेट सेकुलरिज्म था वो खत्म हो चुका है। आज कर्नल फौजिया कुरैशी, मैं आई विश कि मुझे पता हो कि इस वक्त जो मुसलमान हैं, जो जिसका बाप भी आर्मी में था, भारत की आर्मी में, उनका क्या फ्यूचर है, उनका क्या मुस्तकबिल। सेकुलरिज्म ही तार साहब फ्यूचर है भारत का, या कि आप समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी को आना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? चीमा साहब, सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है पिछले 20 साल से। मैंने जिस तरह बताया था कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं, एंटी पाकिस्तान एंटी इस्लाम चीजों को करके ये पॉलिसी बन चुकी है और इसको बड़ा डीप रूटेड कर दिया गया है। अब पता नहीं, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस भी आके कोई इस पे मंत्र पढ़ पाएगी, कुछ कर पाएगी। जुल्म, बड़ा जुल्म मुसलसल हुआ है वहां पे, उस कौम, उस कंट्री के साथ जुल्म हुआ है मेरे ख्याल में। नेशनलिज्म एक और चीज होती है, वन साइडेड नेशनलिज्म देना, सिर्फ एक तबके को नेशनलिज्म देना। अब उसका क्या रिजल्ट निकलेगा ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन चीमा साहब, मैं आई विश कि लोग इकोनॉमी की तरफ तवज्जो दें, लोग ह्यूमैनिटी की तरफ तवज्जो दें। जंगों से सोल्यूशन, चीमा साहब, मैं कल परसों फिर दोबारा नागासाकी के ऊपर जो एटॉमिक अटैक हुआ था उसके बारे में पढ़ रहा था, देख रहा था। तो दूसरा, जब भी दुनिया के अंदर जंगें हुई हैं, फिर समझौते आके टेबलों पे ही होते हैं, तो इतने लोगों को मारने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। लेकिन ये कि अगर ये सारी चीज लोगों को समझ आ जाए तो फिर चीमा साहब क्या बात है, फिर ये F-35 और आपके जो U-35 कौन लेगा फिर। लेकिन ये इज अ ह्यूमन नेचर है मेरे ख्याल में, सिंस वी वर लिविंग इन द केव्स, कि हमने एक माइंड सेट है, ह्यूमन माइंड सेट है कि अपना 56 इंच की छाती हमने मेंटेन करनी होती है, चाहे माओ के बच्चे मार के करें, चाहे जो कुछ भी करें, जाती है चीमा साहब, जाती है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच साजिद तारड़ साहब सर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।